शुरू कर लेते हैं। देखो पहले हमने यदि हम ठोस अवस्था को देखेंगे तो यहाँ सिंपल हमें क्या करना होगा, ठोस अवस्था की परिभाषा याद करनी होगी। ठोस अवस्था किसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को यदि हम देखें, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें जो घटक कण होंगे वो जालक में कैसे होंगे, सब्रिन संकुलित होंगे। इसका मतलब ये है कि जो घटक कण होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक जुड़े होंगे। बस इसमें सिंपल हमने देखना है डेफिनेशन में, इसमें घटक कण क्या होंगे, सप्रिन संकुलित, यानी कि इसका मतलब घटक कण पास पास होंगे, घटक कण क्या होंगे, पास पास होंगे। और दूसरा क्या होगा इसमें, वो गति करने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे, गति नहीं करेंगे, पास पास होंगे। एक तो क्या होंगे, घटक कण पास पास होंगे, और दूसरा क्या होंगे, गति करने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे, गति करने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे, यानी कि गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा, गति करने में क्या होंगे, असमर्थ हो जाएंगे। ये दो चीजें आ जाएंगी, एक तो पास पास, दूसरा गति, और ये अपनी जगह पर कंपन करते हैं। बस ये तीन चीजें याद रखनी है आपको ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, घटक कण पास पास होते हैं, गति करने में असमर्थ होते हैं, और साथ साथ में जहां पर वो होंगे वहां पर वो कंपन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ये हो गया बेटा ठोस की परिभाषा। ठीक है ना, कि ठोस हम किसे कह सकते हैं। दूसरा यदि हम देखेंगे, एक चीज और है इसमें कि ठोस पदार्थों के जो गुण हैं वो न केवल घटकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं बल्कि उनकी व्यवस्था पर और प्रकार पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो घटक कण है उन केवल क्या नहीं करेंगे, उनकी प्रकृति यानी कि वो धनायन है ऋणायन इसी पर निर्भर नहीं करेंगे, बल्कि क्या करते हैं, उनकी जो व्यवस्था है, कैसे लगे हुए हैं, किस प्रकार से लगे हुए हैं, उन पर निर्भर करती है ना, तो इस पर भी निर्भर करते हैं। तो देखो जो सामान्य है लक्षण है इसके, सामान्य लक्षण क्या है, इसमें द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इनके बीच जो दो अणु है, जैसे एक अणु ये है, एक अणु है, इनके बीच की दूरियां क्या होती, कम होती। ये ध्यान रखिएगा। पहला नंबर क्या है, इनका तीन चीजें ये होता है, निश्चित होता है, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, और आकार हो गया, निश्चित होते हैं। और इन अणुओं के बीच की दूरी क्या होती, कम होती। इनके बीच क्या होगा, प्रबल बंध बनेंगे, यानी कि बहुत ताकतवर बॉन्ड होगा इनके बीच में। ठीक है ना, जो अवयव कण होंगे ये दोलन कर सकते हैं, ये क्या करते हैं आपस में ऐसे दोलन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट आता है इनमें, है ना। और ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी कि दबाने पर इनको ये दबते नहीं है। ये असंपीड्य शब्द यूज होता है इसके लिए, असंपीड्य होता है, कठोर होता है। ठीक है ना, यदि हम देखेंगे इसमें घटक कणों के व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस। किसके आधार पर, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, और एक होगा अक्रिस्टलीय, है ना। तो हम इस चैप्टर में पूरा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ना हमने क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, राहुल की माइक ऑफ कर दो बेटा, राहुल है। करना पड़ेगा मुझे ना। ठीक, अब देखो इसके जो ठोस पदार्थों के गुण होते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो कठोर होते हैं, सभी को मालूम है ठोस कठोर होते हैं। ठीक है ना, आकार भी निश्चित होता है, यदि माना आपके पास कोई ठोस चीज है तो उसका आकार निश्चित होता है ना, ये निश्चित हो, आकार भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी निश्चित होता है। ठीक है ना, और ये क्या हो सकता है, छोटे छोटे गुण हैं इनके। ठीक है ना, चलो इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है ना, इनका घनत्व तो क्या होता है, तरलों की तुलना में अधिक होगा। ठीक है ना, तो कुछ कुछ गुण है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये देखिए अधिकांश ठोस गर्म करने पर तरल बन जाते हैं, इस प्रकार इस प्रक्रिया को पिघलने के रूप में माना जाता है। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, उनको गुणों को देख सकते हैं, यदि हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पिघल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास, क्या हो गया इसमें, ठीक है ना बेटा, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखें इसको, और क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें। नेक्स्ट यदि हम देखें नेक्स्ट पेज में, तो क्रिस्टलीय ठोस को देखें। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एक तो सबसे पहली इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, जो अवयवी कण कह सकते हैं, हम इसको घटक कण भी कह सकते हैं, एक निश्चित और नियमित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। बस यही ध्यान रखना आपको, अवयवी कण कैसे होते हैं, निश्चित और नियमित, दो चीजें याद रखना है, निश्चित और
नियमित। और इन दोनों में क्या होगा, निश्चित होगी और नियमित क्या होगी, व्यवस्था होगी। किसकी किसकी होगी बेटा ये व्यवस्था, ये होगी घटक कणों की, घटक कण या अवयवी कण, ठीक है ना। इन यदि हम घटक कण को देखेंगे, ये घटक कण है, ये निश्चित और नियमित उसमें क्या होंगे, व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे। देखो बस ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। ये दो शब्द याद रखने, इसमें निश्चित और नियमित क्या होंगे, व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे। कौन से घटक कण, ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में ये जो घटक कण होंगे नियमित और निश्चित क्या होंगे, व्यवस्था में होंगे। देखो अब उसके गुण अलग है, इसके गुण अलग अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन डेफिनेशन में क्या आएगा, इतना आएगा। यदि आपके पास पूछता है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे क्रिस्टल ठोस में जो अवयवी कण होते हैं निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब उनके गुणों को देखो, देखो इनमें क्या होता है, दीर्घपरास व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था थी, दीर्घपरास व्यवस्था होती है, ठीक है ना। घटक कणों की व्यवस्था को पैटर्न क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है ना। दीर्घपरास व्यवस्था होती है। संगलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक, संगलन उष्मा, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। ये है वास्तविक ठोस, है ना। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब ये हो गया कि ये क्या होते हैं कि किसी भी दिशा में, इस दिशा में मूवमेंट हो सकता है, इनका पैटर्न ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इधर वाली दिशा में विषमदैशिक मतलब किसी भी दिशा में इनका पैटर्न एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है ना। तो विषमदैशिक प्रकृति में यानी कि कहता है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं। यानी कि यदि हम इस दिशा में देखेंगे तो उसके भौतिक गुण अलग होंगे, इस दिशा में तो देखेंगे तो भौतिक गुण अलग हो जाएंगे, है ना। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण होंगे इसके, ठीक है ना। इनकी सतह कैसी होती है, समतलीय होती है, ठीक है। चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास हो गया नमक हो गया, ठीक है ना, चीनी हो गया, डायमंड्स हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे पास क्या होंगे, किसके होंगे, क्रिस्टलीय ठोस के। तो ये है बेटा क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। भाई अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे, जो अवयवी कण है, जो हमने पहले पढ़ा था अवयवी कण, क्या थे, अवयवी कण। अवयवी कण को हम क्या बोलते हैं, घटक कण भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, घटक कण भी बोलते हैं। तो देखो जो अवयवी कण है, घटक कण है, ठीक है ना। ये कहता है जो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे, अवयवी कण या घटक कण, निश्चित कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, बस जैसे वहां निश्चित व्यवस्था थी, और न ही क्या होता है, नियमित या निश्चित ज्यामिति या आकृति होती, ठीक है ना। इसमें निश्चित कुछ नहीं है, अनिश्चित है सब, ठीक है ना। ये अनिश्चित है तो हम इसको अनिश्चित क्या होगा, इसमें दोनों चीजें होंगी, आकृति भी होगी, ज्यामिति भी होगी और व्यवस्था भी अनिश्चित होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, उसमें दीर्घ परास था, इसमें क्या है, लघु परास है। यहाँ देखेंगे संगलन उसमें क्या होगी, अनिश्चित होगी। गलनांक क्या होगा, तीक्ष्ण नहीं होगा। अवास्तविक ठोस है, देखो जो वास्तविक ठोस कौन है, क्रिस्टलीय ठोस। और ये कैसे है, अवास्तविक है, ठीक है ना। सूडो सॉलिड्स बोलते हैं हम इनको अंग्रेजी में, ठीक है ना। इसका समदैशिक होते हैं, वहां विषमदैशिक था, ठीक है ना। यहाँ समतलीय नहीं होती है, वहां समतलीय था। इनको चाकू से काटेंगे तो ये कैसे नहीं दिखाएंगे, नियमित काट को प्रदर्शित नहीं करते हैं, सपाट जैसे बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस को नहीं करते हैं। यहाँ देखो बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अति शीतलित द्रव होते हैं। अति शीतलित का मतलब क्या हो गया, सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे बहने वाले। तो इसका एग्जांपल है कांच, ठीक है ना। कांच को दिखाओ, धीरे धीरे बहने वाला था, द्रव की विशेषता होती बहना, ठीक है ना। और एक ऐसा अति शीतलित द्रव है, यानी कि धीरे धीरे बहने वाला। तो धीरे धीरे कैसे बहेगा, जैसे कांच है, तो कांच ऊपर से क्या होता है, ऐसे बराबर होना चाहिए, लेकिन कुछ सालों बाद देखे होंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। तो इसको कहते हैं कांच का यह शिथिल द्रव है, ये धीरे धीरे बहता है। और इसका एग्जाम्पल हम कांच के रूप में देख सकते हैं, पुरानी खिड़कियों के कांच जो है ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से मोटे हो जाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उदाहरण है इसके, देखो कांच हो गया, मोम हो गया, रबड़ हो गया, स्टार्च हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अभी पूछूंगा मैं क्वेश्चन, देखो इसको इस चैप्टर को हम थोड़ा एक रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यदि हम वर्गीकरण का आधार देखेंगे तो पहला वाला वर्गीकरण तो हमने क्या देखा था, उसके घटक कणों के आधार पर, है ना, उनकी व्यवस्था के आधार पर। यहाँ देखो संरचनात्मक क्या है, संयोजन बलों की प्रकृति के आधार पर,
एक तो उनके बीच जो इकाइयां हैं और दूसरा उनके बीच लगने वाला बल है। उनकी प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार से हो गए। कौन कौन से? आणविक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस हो गया, सहसंयोजी ठोस हो गया, है ना। किसके आधार पर है? संरचनात्मक इकाई और संसंजन बलों के आधार पर उनके बीच लगने वाला। देखो आणविक ठोस फिर पुनः कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार, 1 2 3, है ना। कौन कौन से? अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन अबंधित। ये देखो हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस हो गया, तो जिनमें हाइड्रोजन बंध बनते होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो आणविक ठोस क्या होंगे? आणविक ठोस में देखो बेटा 3 प्रकार के हो गए। अध्रुवीय, जिनमें ध्रुव नहीं बनेंगे। तो ध्रुव किस में नहीं बनेगा? जैसे क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया। इन क्यों नहीं बनेगा? इसकी ऋणात्मकता भी उतनी है, इसकी ऋणात्मकता भी उतनी है। देखो ये दोनों ऋणात्मक, ये दोनों बराबर क्या लगाएंगे? इसमें फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो इनमें ध्रुव नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो या CH4 को देखो, CH4 में भी ऐसी कंडीशन आती है। भले ही इनमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भिन्नता है, लेकिन उतना बल ये लगाएगा, उतना बल ये लगाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? ध्रुवता बैलेंस हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो। देखो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके पास चारों है। तो यदि मान लीजिए सपोज इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचने की कोशिश की, तो ये भी क्या करेगा? इधर खींचेगा, है ना। तो ये इसमें क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है बेटा, जो अध्रुवीय होंगे उनमें क्या होगा? जो आवेश होता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि उनमें कोई ज्यादा आवेश नहीं होता है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं बेटा। देखो ये कैसे होता है? देखो अध्रुवीय ठोस कैसे होंगे? नर्म होंगे, है ना, नर्म होंगे। और विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होंगे, ठीक है ना। इनका गलनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक कम होता है, ठीक है ना। ये सामान्यतः पर क्या होता है? गैसीय अवस्था में रहते हैं। ये छोटी हमें तो केवल रिवीजन करना है क्या क्या चीजें और हमने पढ़ी, है ना। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं इंपॉर्टेंट बीच में इंडिकेट करता रहूंगा। देखो अध्रुवीय ठोस है, इनमें क्या होंगे? अध्रुवीय कण होंगे। जो हमारे पास अवयवी कण क्या होंगे? अध्रुवीय कण होंगे, ठीक है ना। और यहाँ इनके मध्य क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये ध्रुव बनाते हैं, 2 ध्रुव। अब देखो HCl है, तो इस Cl ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो इसलिए क्या आ गया? इसमें डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, थोड़ा चार्ज आ गया। और इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। 2 ध्रुव बन गए, 2 ध्रुव बन गए। तो यहाँ पर क्या होगा? जिनके बीच इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भिन्नता होती है, उसमें क्या होता है? ये ध्रुवीय गुण आ जाता है। तो HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना। इनके बीच द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है ना। ये कैसे होता है? देखो ये ठोस भी नर्म होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा नहीं बहती है ना। इनका देखो, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक होता है पिछली वालों से। किससे? जो अध्रुवीय थे, है ना। सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जो आणविक ठोस से दूसरा प्रकार है इसका समझ सकते हैं। हाइड्रोजन अबाधित, जिनमें हाइड्रोजन बंद होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहां पर भी ये क्वेश्चन आता है, देखो इनमें जो अवयवी कण होते हैं बेटा, अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, ठीक है ना। और ठोसों के मध्य जो प्रबल क्या होगा? हाइड्रोजन आबंध होता है। जैसे H2O है, देखो H2O को हम ऐसे लिखते हैं, ये है H2O। फिर ये क्या करता है? देखो एक अणु दूसरे अणु से क्या नहीं बनाना चाहिए था? बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, तो इसकी संयोजकता पूरी हो गई, है ना। इसका भाई तो ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन फिर भी क्या होता है? इनमें थोड़ी सी क्या होती है? जैसे नेगेटिव चार्ज या थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के कारण, और इस ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण इसमें थोड़ा ऋणात्मक आवेश होता है और इनमें थोड़ा धनात्मक आवेश होता है। तो ये क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश को आकर्षित करते हैं। देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा और उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, नर्म होते हैं, ठीक है ना। और कमरे के ताप पर क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव, ठोस, नर्म। ये देखो यहाँ पर एथेनॉल है हमारे पास, अमोनिया है, और एथेनॉल और H2, यही हमारे पास अधिकांश जगहों पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित करने वाले एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखेंगे आयनिक ठोसों में, देखो आयनिक ठोसों में क्या हो सकता है? ये आयनिक ठोस क्या होंगे? जिनमें आयन होंगे। घटक कण क्या होंगे? आयन होंगे। देखो धनायन होंगे, देखो अवयवी कण क्या है? धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं?
ये परबल, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि परबल क्या है, बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, आकर्षण बल होता है इनके बीच, ठीक है ना। जैसे NaCl हो गया, ठीक है ना, आयनिक बंध होते हैं, CkCl हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आयनिक बॉन्ड, बहुत ताकतवर बॉन्ड होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, ज्यादा, इसके कारण आयनिक बॉन्ड के कारण, बॉन्ड के कारण। या विद्युत, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इनको आयन गति करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब हम इनको क्या करते हैं, गलित अवस्था में लाते हैं, ध्यान रखना, ये जब हम इसको, वैसे तो क्या है, कुचालक है, लेकिन जब गली हुई अवस्था में होंगे तो उस समय क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। जब हम इनको गला देते हैं, गलाने के बाद ये सुचालक हो जाते हैं। वैसे तो क्या होता है, कुचालक होते हैं, आयनिक ठोस। उसके बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है बेटा, इसमें धातुएं मुक्त अवस्था में होती हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे समुद्रों से घिरे हुए आयनों की व्यवस्था में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं और संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से विस्तृत होते हैं, ठीक है ना। यहाँ यदि देख, इसको नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसको इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण क्या होते हैं, धात्विक ठोस विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की गति है तो इसमें इस धातु क्या होंगे, विद्युत के और उष्मा के सुचालक होंगे दोनों, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण धात्विक चमक होती है, रंग पाए जाते हैं, इनमें रंग भी होता है और चमक भी होती है। इसके एग्जाम्पल ये देखो, अगाध वर्तनीय आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, चोट लगाने पर ही फैल जाते हैं, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे इनके एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पलों के रूप में आता है। देखो सहसंयोजी और नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी और नेटवर्क ठोस में क्या होगा, अवयवी परमाणु क्या होंगे, कण होंगे, परमाणु होंगे। देखो जो अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। बस इतनी डेफिनेशन हमें रखनी याद, ठीक है ना। सहसंयोजी प्रबल, देखो बंध जो होंगे प्रबल दिशात्मक होते हैं, और परमाणु की देखो, परमाणु अपनी स्थिति पर प्रबलता से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, ठीक है। अब सहसंयोजक ठोसों में क्या होगा, विशाल अणु भी कहा जाता है इनको, विशाल अणु, क्योंकि ये नेटवर्क बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े अणु बन सकते हैं इसमें, है ना। ये अत्यधिक कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक उच्च होता है ना। गलन से पूर्व क्या हो जाते हैं, पहले विघटित होते हैं, गलने से पहले क्या होते हैं, पहले विघटित होते हैं। इस प्रकार के जो अणु होंगे वो हमारे पास ये कहलाएंगे सहसंयोजक और नेटवर्क। अपवाद क्या है, देखो अपवाद में इसमें आएगा, ये है ग्रेफाइट, एक नर्म ठोस है, बहुत नर्म ठोस है, और विद्युत का क्या है, सुचालक भी है, और उत्तम ठोस चिकनाई का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पेंसिल के आगे वो क्या करता है, छोड़ता रहता है, वहां अपने को वहां छोड़ता रहता है, ताकि वो दिखाई देता है कहाँ पर, हमें पेंसिल के रूप में दिखाई देता है ना, एक लेयर के रूप में रहता है। तो ये अपवाद है इसमें, ठीक है ना, नेटवर्क ठोस का एक अपवाद है, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है, क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे। तो हम सिंपल ये ध्यान रखना, घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्या करें, जो घटक कण है, ये मान लीजिए हमने घटक कण है ना, और इनको त्रिविमीय व्यवस्था बना देते। त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब 3D स्ट्रक्चर में दिखाते, देखो ये 3D स्ट्रक्चर में दिखाते भाई, इनकी त्रिविमीय जो व्यवस्था है वही क्या कहलाता है हमारे पास, ये देखो ये त्रिविम व्यवस्था बना दी हमने, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिक्चालक कहलाता है। ये जो घटक कण है, इनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था है, ये त्रिविम के रूप में जो हम बना रहे हैं इसको, है ना, त्रिविम के रूप में, वही क्या कहलाता है हमारे पास, क्रिस्टल जालक या दिक्चालक कहलाता है। यह है दिक्चालक, ठीक है ना, ये हमारे पास दिक्चालक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को हम दिक्जालक भी कहते हैं, क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्रिस्टल जालक देखो, इसके कुछ लक्षण है। लक्षण में क्या है, कभी पूछ लेता है वो जालक स्थल किसे कहते हैं, जालक स्थल या जालक बिंदु, दो शब्द पूछता है। तो जालक बिंदु क्या है और जालक स्थल क्या है, तो हम कह सकते हैं जालक में प्रत्येक जो हमारे पास क्या है, घटक कण है, जालक में माना इस, ये जो मान लीजिए हमने 4 या 5 जो भी बनाए हमने, है ना, मान लीजिए किसमें है, ये जालक है, एक जालक है, इस जालक में जो प्रत्येक बिंदु है या परमाणु है, आयन है, कुछ भी, तो ये क्या कहलाएगा, जालक बिंदु कहलाएगा, ये जालक बिंदु, या हम इसको क्या कह सकते हैं, जालक स्थल कह सकते हैं, ये जालक स्थल हो जाएगा। जो प्रत्येक कण है, देखो ये जो प्रत्येक कण होंगे, ये याद रखना आपको, ये छोटी डेफिनेशन इस में, ये जो क्या होंगे, ये जो माना कोई जालक हमारे पास, और इस जालक में जो प्रत्येक बिंदु, ये वाला बिंदु का मतलब
परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या घटक कण हो सकते हैं, है ना। घटक कणों को हम कह सकते हैं। तो ये जो घटक कण है ये जालक बिंदु, ठीक है ना, और इनको ही हम जालक स्थल भी कहा जाता है। इनको क्या कह सकते हैं, हम जालक स्थल कह सकते हैं, ये जालक स्थल हो जाए, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, दूसरा कहता है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण के रूप में नियमित होता है, निरूपित होता है। और वो क्या होता है, परमाणु हो सकते हैं, ठीक है ना, अणु हो सकता है ना, और आयन हो सकते हैं। ये तीन चीजें जो जालक बिंदुओं में जो प्रत्येक कण है वो क्या किस रूप में होता है, ये तो परमाणु होगा, अणु होगा या आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें देखो, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। इसको सीधी रेखाओं से जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने तिरछी रेखाओं से जोड़ा ऐसे करके, है ना। ये सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि तिरछी रेखाओं से जोड़ दी, है ना, या ऐसे ऐसे करके जोड़ दी। ये इस प्रकार से नहीं जोड़े जा सकते, तो इसको एक सीधी रेखा में जोड़ा जा सकता है। तो ये है बेटा हमारे पास कुछ इसके पैरामीटर्स। देखो अब एकक सेल या इकाई सेल किसे कहते हैं, या एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो इसे क्या किसे कहेंगे, तो देखो इकाई सेल क्रिस्टल का वह भाग है, वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह है जिसकी पुनरावृत्ति करने से हमें क्या होता है, क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। माने इकाई सेल क्या है, माने उस क्रिस्टल का एक वैसा भाग है जिसकी पुनरावृत्ति करने से हमें क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए देखो, ये देखो इकाई सेल ही है, मान लीजिए इकाई सेल क्या होगा, एक क्रिस्टल का वह भाग है, एक क्रिस्टल का एक भाग है। देखो बेटा क्रिस्टल का क्या है, एक भाग है, देखो छोटा सा भाग है, ठीक है ना। और क्रिस्टल का छोटा सा भाग है जिसकी पुनरावृत्ति, यदि हमने इसकी पुनरावृत्ति की, बार बार इसको लगाया, तो संपूर्ण जालक हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्रिस्टल जालक वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह है जिसकी पुनरावृत्ति करने से हमें क्या प्राप्त होगा, क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखनी, ये पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, इकाई सेल वाला, ठीक है ना, एक छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। तो ये है इकाई सेल। नेक्स्ट है हम आगे देखेंगे, इकाई सेल के पैरामीटर्स को देखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, तीन अक्ष, कल भी मैंने बताया था, तीन अक्ष होते हैं, ठीक है ना, एबीसी के फॉर्म में, ठीक है ना। इनके किनारों की दूरी भी हम एबीसी और कोणों को हम अल्फा बीटा गामा के रूप में दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों अक्ष, तीन अक्ष है हमारे पास, एक अक्ष है देखो ये वाला, मान लीजिए एक अक्षीय हो गया, दूसरा अक्षीय हो गया, तीसरा अक्षीय हो गया, तीन अक्ष है। और इनके बीच देखेंगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये एंगल भी, ठीक है ना, पैरामीटर्स है। और इसी पैरामीटर्स के आधार पर ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, सात प्रकार के हो जाते हैं। इसलिए इसको सेवन सिस्टर के फॉर्म में भी कहा जाता है ना। देखो ये मौलिक इकाई सेल है, ठीक है ना, मौलिक इकाई सेल में घटक कण उसके कोनों पर स्थित होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसको मौलिक इकाई सेल कहा जाता है ना। ये देखो बेटा मौलिक इकाई सेल को हम अलग अलग आधार पर, देखो ये जो जालक थे इनके क्या जो पैरामीटर्स हैं, इनके बदलने के साथ साथ हम उनके अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। किनारों की लंबाई को देखेंगे तो जैसे घनीय है, दूसरा चतुष्कोणीय है, देखो इसमें अल्फा बीटा सी की लंबाई बढ़ गई। यहाँ पर देखेंगे तो तीनों इक्वल नहीं है, ए बी सी, यानी कि जो कौन से वाले हैं हमारे पास, ए बी सी, यानी कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो अक्ष की लंबाई है, कोरों की लंबाई उनके अलग अलग हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये तीसरा है अलग प्रकार का, इनमें ए बी सी तो बराबर है लेकिन एंगल डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, मोनोक्लिनिक, षटकोणीय, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल क्या है, जिनमें सिंपल इकाई सेल जिनमें क्या होंगे, घटक कण कोनों के साथ कहाँ होंगे, फलक पर स्थित होंगे। देखो कोनों के साथ एक कोने में होंगे, यहाँ पर तो होंगे, इन जगहों पर तो होंगे, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर होंगे, फलक पर भी होंगे, ये फलक है बीच में, है ना, फलक में भी होंगे। तो ऐसे इसको हम कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इनको, इनको कहा जाता है फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है, ठीक है। अंतः केंद्रित में क्या होगा, कोनों के साथ कहाँ होगा, अंतः केंद्र पर होगा, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। किनारा केंद्रित क्या होगा, इकाई सेल में जिनमें घटक कण कोनों के साथ कहाँ होगा, किनारे पर होगा, एक साइड किनारे पर होगा, है ना। ये नई चीज थी, थोड़ा सा डिफरेंट वाला, है ना। ये सारे न्यूमेरिकल है बेटा। नेक्स्ट है संकुलन प्रभाज, ये ध्यान रखना, संकुलन प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन, माना कोई इकाई सेल है और इसका कुल आयतन देखना है, और इस कुल आयतन में इस इकाई सेल ने कितना घटक कणों द्वारा जो परमाणु है उन्होंने कितना क्षेत्र घेरा हुआ है। देखो
किसी इकाई सेल में कुल आयतन का वह भाग, इस कुल आयतन का टोटल किसी इकाई सेल में कुल आयतन का वह भाग जो उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया हो, है ना, या आवर्त किया गया रहता है, उसे क्या कहते हैं, संकुलन प्रभाज कहते हैं। जितना क्षेत्र घेर लेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका संकुलन प्रभाज। तो संकुलन प्रभाज बराबर क्या है, घटक कणों का आयतन और बटे एकक कोशिका का आयतन। जो घटक कण है उनका कुल कितना आयतन होता है और एकक कोशिका का आयतन कितना होता है, तो इसे कहते हैं संकुलन प्रभाज। ये क्या है, संकुलन। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, पैकिंग फ्रैक्शन अलग चीज है, पैकिंग इफिशियंसी अलग है, ठीक है ना, उनकी क्षमता अलग अलग होती है। देखो बेटा, अब समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन संख्या, उप सहसंयोजी संख्या, इसको उप सहसंयोजी संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी संख्या। ये उप सहसंयोजी संख्या बेटा, उप सहसंयोजी संख्या क्या होती है, माना कोई घटक कण है और ये कितने घटक कणों से के संपर्क में है, देखो कितने घटक कणों के संपर्क में है, तो 4 घटक कणों से उप सहसंयोजी संख्या। देखो घटक कणों के सबरिन संकुलन में एक घटक कण अपने पास जितने घटक कणों के संपर्क में आता है, जितने घटक कणों के संपर्क में आता है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजी संख्या कहलाता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, सबरिन संकुलन में, यानी कि जब हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, है ना, पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग करते समय एक घटक कण जितने अपने पास वाले घटक कणों के संपर्क में आता है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में कई बार बताया आप लोगों को, है ना। अब देखो, ये देखो, अब इस संकुलन प्रभाज के आधार पर हम इसको कह सकते हैं, देखो एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, त्रिविमीय हो गया। एक विमीय वाला तो सिंपल एक ही विमीय वाला है ना। द्विविमीय वाले क्या है, दो प्रकार के, एक होता है वर्ग निबिड और दूसरा होता है षटकोणीय निबिड, है ना। ये दोनों हम कल थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इसको, है ना। अब यहाँ देखो त्रिविमीय वाला क्या होगा, षटकोणीय सबरिन संकुलन है, घनीय वाला क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, और अंतः केंद्रित घनीय वाला। ये तीन प्रकार से होगा, तीन टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो अब इनको देखते हैं क्या करके। देखो इसमें एक भी माला है, तो एक भी माला क्या है, इस प्रकार से बनेगा। और ये कितने संपर्क में, देखो एक एक घटक कण दो घटक कणों के संपर्क में आ रहा है, देखो एक को दो के संपर्क में, ठीक है ना। इसकी समन्वय संख्या भी दो होगी, तो एक भी माले में तो दो होगी, है ना, एक भी माले में क्या होगी, दो होगी। यदि देखो अब द्विविमीय वाला है, द्विविमीय वाला क्या है, देखो द्विविमीय सबरिन संकुलन है और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ग सबरिन संकुलन, ये कैसा वाला, वर्ग सबरिन संकुलन। इसमें देखोगे तो ये ए प्रकार का सेम, ये भी क्या होगा, ए प्रकार का, ये भी क्या होगा, ए प्रकार का। इसमें देखोगे तो तीनों क्या है, ए प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, है ना। ये देखो प्रथम पंक्ति क्या है, देखो देखो द्वितीय पंक्ति जो है प्रथम पंक्ति के ठीक संपर्क में, देखो जैसे एक पहली पंक्ति थी उसके ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति, देखो ऐसे करके, ऐसे तो लगा, ये देखो पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति फिर ये देखो सेम ऊपर लगा हुआ है। तो जब सेम होता है तो उसको कहते हैं ए प्रकार। ये आगे पीछे नहीं है बेटा, देखो ये एक प्रकार का, तो सेम ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, इसलिए ए टाइप का होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, एक मान लीजिए किसी घटक कण को, इसको देखते हैं बीच वाले को, तो ये कितने के संपर्क में है, इसके संपर्क में है, इसके संपर्क में है, इसके संपर्क में है, इसके संपर्क में, इनसे छूटा हुआ है ना। तो यदि हम इसको मिला दें, इससे मिला दें, चाहे ऐसे मिलाओगे तब भी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। वर्ग बन रहा कि नहीं बन रहा, है ना। ऐसे मिलाओगे तब भी वर्ग बनेगा, या ऐसे भी मिलाओ तब भी वर्ग बनेगा, देखो ऐसे भी बनाएंगे तो तब भी वर्ग बनेगा। दोनों दशाओं में, चाहे यहाँ देख लो ऐसे करके, ये संपर्क में है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे मिलाओगे तो तभी ये क्या बनेगा, एक प्रकार का वर्ग बनेगा, देखो ये वर्ग बनेगा, है ना। और दूसरे टाइप से मिलाओगे तो तभी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो इसमें ध्यान ही रखना हमें, एक तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। इसकी समन्वय संख्या क्या है, 4 है, उप संयोजन संख्या 4 है। और इसमें क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्ग सबरिन संकुलन। इस प्रकार के अरेंजमेंट करने पर उनमें के बीच क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, इसलिए वर्ग सबरिन संकुलन, ठीक है ना। बाकी डिटेल में आप पढ़ लेना कैसे कैसे होता है ना। दूसरा देखो षटकोणीय। अब षटकोणीय में क्या हुआ, देखो ये ए प्रकार की थी, ये देखो ये ए प्रकार का है, ये नीचे नीचे, लेकिन जो दूसरे वाले वो बिल्कुल इससे अलग है, देखो वो बी वो अलग है, वो गहराई पर, जहां इन दोनों के बीच में गहराई थी ना वहां आ गया। देखो ये बी प्रकार, यहाँ ये बीच गहराई यहाँ वाला है, देखो ये गहराई वाला एरिया में आ गया। जैसे दो था ना पेंसिल वाले में, तो ठीक उसके ऊपर था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि दो यहाँ और वो बीच में आ रहा है। तो ये ए प्रकार का हो गया, बी प्रकार का हो गया। और फिर इसको देखोगे जैसे ये है, ये सेम ऐसे ही आ रहा है, देखो ये भी क्या है, ए प्रकार का। फिर इसको देखोगे ये इस बी की तरह ये, तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वो किस प्रकार का
अरेंजमेंट है इनके बीच, और ए बी प्रकार का, ए बी प्रकार का क्या है, अरेंजमेंट है इन घटक कणों, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि देखोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ पर जो संकुलन यदि देखेंगे तो इसमें क्या बनता है, देखो एक घटक कण को हमने चूज किया, तो ये कितने घटक कणों के संपर्क में, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, देखो, और 6 घटक कणों के संपर्क में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, षटकोण बनेगा। क्या बनेगा, षटकोण, 6 कोण बनेगा। षट का मतलब 6, संस्कृत का शब्द है षटकोणीय। तो इसमें षटकोणीय 6 क्या बने, षटकोण, एक कोण यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, चौथा यहाँ बना, पांचवा यहाँ बना, छठा, 6 कोण बने, है ना। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, षटकोणीय निविड़ संकुलन। और इसका जो संकुलन प्रभाज होगा, सॉरी, जो उपसंयोजन संख्या होगी वो 6 होगी, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें, ये देखो, अब हमारे पास है त्रिविम में सबृन संकुलन। त्रिविम में सबृन संकुलन क्या होगा, एक षटकोणीय होगा जिसमें षटकोण बनेगा, एक घनीय होगा जिसमें घन बनेगा, एक क्या होगा, अंतः केंद्रित होगा, ये बनेगा, ठीक है ना, जिसको बीसीसी कह सकते हैं। ये सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। इसको एससीपी कह सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये बीसीसी हो गया, 3 प्रकार के, है ना। तो तीनों प्रकार को यदि हम देखें तो किस प्रकार से बन सकता है, देखो पहले वाले में देखेंगे तो पहला इसमें त्रिविम, देखो त्रिविम निविड़ संकुलन, इसमें एक है वर्ग और दूसरा है निविड़, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम इसकी संकुलन सब ये देखिए, है ना, ये है त्रिविम में सबृन संकुलन। त्रिविम में सबृन संकुलन क्या होगा, पहले है द्विविम, देखो द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन, ये इस प्रकार से होगा। लेकिन इसकी ये तो है ए प्रकार का, जैसे हमने पहले द्विविम में पढ़ा था। द्विविम में क्या हो रहा था, हमारे पास एक प्लेन सरफेस दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पूरी 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कोई घटक कण आगे पीछे भी दिखाई दे रहा है। देखो ये एक दूसरे के ऊपर सेम है, लेकिन यहाँ भी क्या बन रहा है बेटा, यहाँ भी वर्ग बन रहा है, देखो ये वर्ग बन रहा है, ये पूरा वर्ग बना हुआ है। कैसे बना, पूरा का पूरा वर्ग बना हुआ, ठीक है ना। और ये घटक कण ऐसे त्रिविम अवस्था में पीछे की तरफ भी दिख रहे हैं, आगे की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, ए प्रकार का होगा, त्रिविम अवस्था में भी ये क्या होगा, ए प्रकार का कैसे होगा, पैटर्न होगा इन घटक कणों का, ठीक है ना। और एक जालक बना लेता है, इस प्रकार से जाल बना देते, और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी वर्ग बन रहा है, ठीक है, त्रिविम अवस्था में। तो इसको कहा जाता है 3D वाला, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, है ना। और ये क्लोज पैकिंग क्या होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं वर्ग सबृन संकुलन, है ना। द्विविम वर्ग सबृन संकुलन, वो क्या था, वो पहले वाला द्विविम। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर त्रिविम वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वाइड्स हैं, रिक्तियां हैं 2 प्रकार की। देखो ये है ट्रायंगुलर ए प्रकार की जो वाइड्स हैं, ए प्रकार के क्या होंगे, जब 2 घटक का नीचे होंगे और एक ऊपर होगा तो ये बनेगी, जो ये रिक्ति बन रही है यहाँ पर, ये ए प्रकार की। और बी प्रकार की कैसे होगी, 2 घटक कण जब ऊपर होंगे और एक नीचे की तरफ होगा, रिक्ति तो वैसे ही बनेगी, लेकिन इसका आकार थोड़ा डिफरेंट होता है, देखो इस टाइप से, है ना, ये इस प्रकार से बनेगी। और यहाँ देखोगे तो ये उल्टा बना हुआ, देखो नीचे से ऐसे बना हुआ, इस टाइप से बना, ये दोनों अलग अलग आकार अलग अलग होते हैं, ए प्रकार की रिक्ति और 2 प्रकार की, बी प्रकार की रिक्ति, ठीक है ना। ए और बी प्रकार की रिक्तियां होती हैं, ठीक है ना। यहाँ एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये देखो एक परत दूसरे परत के गर्त में है, अवनमन में है। जैसे एक परत ऐसे होगी, ये देखो ए वाला, तो इसमें बी प्रकार का, देखो बी प्रकार का, यहाँ बी आ जाएगा, तो इसको कहा जाता है ए बी प्रकार के अरेंजमेंट, ए बी प्रकार का अरेंजमेंट, इसमें ए बी प्रकार का अरेंजमेंट। तो बाकी तो और प्रकार भी होते हैं इनमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, ए और बी प्रकार की रिक्तियां भी बनी, ठीक है ना। अब ये कहता है देखो, ओ रिक्तियां 6 गोले बनाती है, कितने बनाती, 6 गोले बनाती है ना। 6 गोलों से बनती है ऑक्टाहेड्रल जो रिक्तियां होती है। इसमें 2 प्रकार की होंगी बेटा रिक्तियां, एक होगी टेट्राहेड्रल और एक होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, देखो एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, कब बनती है ये, जब 3 गोले बनेंगे, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के, 3 गोलों 4 गोलों से बनती है, ठीक है ना। अब गर्ती जैसे माना हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची और उसके ऊपर गर्त में ये डाल दिए, तो जो रिक्तियां बनेंगी वो 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, एक टाइप की होती है, एक बी टाइप की। लेकिन होती क्या है, ये टेट्राहीड्रल होती, चतुष्फलकीय रिक्तियां होती, ठीक है ना। और जो ऑक्टाहीड्रल होगी, टेट्राहीड्रल रिक्तियों में क्या होंगे, चार चार क्या होंगे, घटक कण होंगे, ठीक है ना, दूसरे शीर्ष में।
और ये कहता है कि ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों में 6 गोलों से बनती है। जो ऑक्टाहेड्रल बनेंगे वो 6 गोलों से। कैसे बनेंगे? देखो ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 तो ये हो गए, लेकिन चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा, तो 6 घटक कणों से बनेगी। ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां कितने से बनेगी? कितनों से बनेगी बेटा? सर 6 घटक। बिल्कुल 6 घटक। और टेट्राहेड्रल रिक्तियां कितने से बनेगी? 4 घटक कणों। बिल्कुल 4 घटक कणों से। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखो अब रिक्तियां हैं, रिक्तियों को देखो दो प्रकार की। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, एक इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और निबिड़ संकुलित परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर। तो चतुष्फलकीय के लिए फॉर्मूला जो हमने कल एक बार बताया था कि आर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.225 और ये कैपिटल आर हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? ये होगा चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए। ठीक है ना। और जो अष्टफलकीय रिक्ति जो हमने कल निकाला भी था, ठीक है ना, अष्टफलकीय रिक्ति किस प्रकार से आएगी? देखो इस प्रकार की रिक्तियां 6 गोलों से द्वारा बनती हैं और द्वितीय पंक्ति देखो ये कहता है जबकि द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियों का प्रथम परत त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती है। जैसे माने ये देखो प्रथम परत की 1 2 ये प्रथम परत है, इसमें रिक्तियां, ये रिक्ति बनी बेटा, ये देखो यहाँ पर ये व्हाइट से। लेकिन ये कहता है कि जो दूसरी वाली इसके ऊपर आएगी रेखा, ये जो जैसे माने डॉटेड लाइन, एक यहाँ आएगा, ठीक है ना, दूसरा यहाँ आएगा, ठीक है ना, और तीसरा यहाँ आएगा। तो ये रिक्ति कुछ और आकार ले लेगी, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, ये देखो द्वितीय परत क्या होगी? त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर आएगी। जो त्रिकोणीय है उनके ऊपर यहाँ पर ये देखो, या मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, अलग अलग कलर से बताता हूँ, है ना, कैसे कैसे आएंगे। तो जब पहले मैं लाल वाले से दिखाता हूँ, तो एक ये है घटक कण, दूसरा ये है और तीसरा घटक कण ये है। मान लीजिए इस प्रकार से। तो ऑक्टाहेड्रल वाला क्या करेगा? मान लीजिए इसके ऊपर एक और लेते हैं, तो देखो ऑक्टाहेड्रल वाला क्या करेगा? जहां ये जुड़ रहा है ना, इस पे लगेगा यहाँ ऐसे। फिर यहाँ देखो यहाँ जुड़ रहा है तो इसके ऊपर आएगा दूसरा ऐसे, और जो तीसरा वाला वो यहाँ आएगा ऐसे। अब देखो रिक्ति का आकार कुछ और ही हो गया। तो जो ये रिक्ति बनी हुई है, ये क्या बनी है? ऑक्टाहेड्रल। और इसमें देखो बेटा यहाँ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हुआ? स्मॉल आर ये देखो इज इक्वल टू हमने कल सिद्ध भी किया था 414 और यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आर। ये हमने सिद्ध किया हुआ था, कल देखा था हमने, है ना। और इसकी जो वैल्यू होगी किसकी चतुष्फलकीय के लिए आएगी? वो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये याद रखना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इससे हो सकता है आपको लोगों के पास न्यूमेरिकल या पूछ भी ले ऐसे, है ना। ये कैपिटल इस आर के बराबर, दोनों में डिफरेंट है। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए अलग वैल्यू है और अष्टफलकीय रिक्ति के लिए अलग वैल्यू। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो ये हमारे पास ये इस प्रकार से है, ए बी ए प्रकार के। देखो पहली परत ए प्रकार की है, देखो इस प्रकार से लगा हुआ है ना। इस 6 गोलों में देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 गोले हैं और इनके ऊपर आने वाले जो गोले होंगे वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर इसके ऊपर भी आएंगे तो 6 आएंगे। तो जैसे प्रथम परत थी वैसे तीसरी परत है, तो ये आ जाता है ए बी ए, ए बी ए प्रकार की अरेंजमेंट। ठीक है ना। और ये क्या बना देता है? देखो ये कहता है देखो ए बी ए प्रकार का पैटर्न बन प्राप्त होता है और इसको कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित, HCP। क्या बोलेंगे इसको? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा? पहले ए प्रकार की होगी, फिर बी प्रकार की होगी, फिर ए प्रकार की होगी। ठीक है ना, HCP। और इस प्रकार के जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है? मैग्नीशियम और लिथियम धातुओं में पाई जाती है। किसमें? मैग्नीशियम और लिथियम धातु में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एबीए प्रकार। दूसरा इसमें देखेंगे बेटा, ये देखो हमारे पास देखो एक और भी है, ठीक है ना। और किस प्रकार से? देखो तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार से देखो, ये पहली परत ए प्रकार की हुई, फिर बी प्रकार की हुई, देखो फिर क्या हुई? सी प्रकार की हुई, फिर क्या है? ए प्रकार की। यानी कि क्या हुआ? ए बी सी, ये तीनों डिफरेंट है। फिर ए आया, देखो सिंगल गोला, फिर ये कितने आ गए? 3, तो 5 और 6, फिर 6 आ गए, फिर 1 आया। तो ये एबीसी प्रकार। तो इस प्रकार क्या होता है? ये एबीसी प्रकार का पैटर्न है ना। और इस प्रकार की जो संरचनाएं बनेंगी वो कैसे बनेगी? देखो बेटा ये बीच में बन भी रही है ना। ये कैसी वाली बनेगी? ये बनेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या निबिड, इसको बोलते हैं घनीय निबिड संकुलित संरचना, जो दूसरे नंबर का। ठीक है ना। यहाँ पर जो घनीय निबिड संकुलन एबीसी प्रकार का होगा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी,
इसमें 74% क्या होगा, 74% क्या होगा, इसको बोलते हैं संकुलन प्रभाज। इसका क्या होगा, संकुलन प्रभाज 74% होगा। 74% माने ये जो घटक कण है, उस घटक कणों द्वारा जो घेरा गया एरिया है वो 74% है, और बाकी कितना 26% खाली है, रिक्त स्थान है। यानी कि 74% उसका क्या है, संकुलन प्रभाज। ये देखो, ये कह रहा है इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, HCP और CCP प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, दोनों में संकुलन क्षमता उच्च संकुलन क्षमता होती है, 74% संपूरित होता है। और दोनों में क्या होगा, देखो किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। संकुलन क्षमता दोनों में क्या हो, किस किस में, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, इन दोनों में 74% क्या होता है, संकुलन क्षमता होती है। दूसरा क्या होगा, दोनों में ही क्या होता है, 12 देखो 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। यानी कि इनकी दोनों की उपसंयोजन संख्या कितनी है, इन दोनों की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, इन दोनों की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, इन दोनों की 12 होगी। पर ये नोट रखना यहाँ पर, दोनों का SCP और CCP में, ठीक है ना, दोनों में क्या होगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, इसको बोलेंगे घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होगा, कितने कितने समन्वय संख्या कितनी होगी, 12 होगी। और इसका जो क्या होगा, संकुलन प्रभाज होगा वो 74% होगा। कितना होगा बेटा, 74% इसमें संकुलन प्रभाज होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को नोट कर लो चाहे कहीं पे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला भी है ना, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें। एक मिनट बेटा, तो इस प्रकार से हम इसको संकुलन देख सकते हैं, संकुलन क्षमता दोनों की, ठीक है ना। वाइड हमने देख लिया, संकुलन क्षमताएं देख ली। चलो अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं, ये हो गया। इस चैप्टर को ऐसे ही पूरा कंप्लीट, हल्का हल्का एक आइडिया है आप लोगों के पास, ठीक है ना। देखो ये षटकोणीय HCP है ना, HCP देखो। अब एक और महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है ये क्या है, देखो षटकोणीय सबृत संकुलन है, ठीक है ना, त्रिविमीय संरचना है। यहाँ पर एक चीज और कहता है, ये देखो कि माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या यदि n है, जो क्या है, निबिड़ निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या यदि क्या है, n है, देखो यहाँ पर क्या है, n है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, तब जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, n। यदि हमारे पास निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या क्या है, n है, तो वो कहता है कि जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी उनकी संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी। लेकिन ये कहता है जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, 2n होगी। इसका मतलब जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी उसके दुगुनी जो है क्या होंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो ये जो द्वितीय परत के ऊपर, देखो द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, ठीक है ना, सेम ए बी प्रकार, ए और बी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संरचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कि जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या यदि 1 है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 हो जाएगी। इससे क्वेश्चन भी आता है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से देखो अवयविकों के सूत्र हैं, इस पे हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये रिक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है ना। चलो इसके बाद देखो ये रिक्तियां हैं, ये हम समझ चुके हैं सारी, है ना। ए प्रकार की, बी प्रकार की सारी रिक्तियां हम समझ चुके हैं। ये षटकोणीय कोशिश की थी मैंने, अब सीधे यहाँ आ गया बेटा दोष पे, है ना।
इसके दोष किस प्रकार के हो सकते हैं? देखो हमने दोष दो प्रकार के बताए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता दोष और एक परमाणु दोष। तो परमाणु दोष हमारे कोर्स में है नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता दोष के दे रहे हैं। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता दोष हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक बिंदु दोष होता है और एक जालक दोष होता है। जालक दोष भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो हम सीधे बिंदु दोष पे आते हैं। बिंदु दोष में जो डॉट्स स्ट्रक्चर है इनमें दोष उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना। और यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, स्टीरियोमेट्रिक जिनमें क्या होते हैं, स्टीरियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? स्टीरियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिनमें आयन समान होते हैं, ध्यान रखो यहाँ पर क्या होंगे, आयन समान होते हैं, स्टीरियोमेट्री बनी रहती है। और नॉन इसमें क्या होंगे, आयन समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, घटक कणों की संख्या अलग अलग हुई। इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। और ये जो समान वाले हैं इनमें दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेंकल दोष होता है, एक शॉर्टकी दोष है। इनमें आयनों की संख्या हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, इसमें शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में, ठीक है ना। भले उनके आकार अलग अलग होते हैं। और जो नॉन स्टीरियोमेट्रिक है बेटा वो अलग अलग है, इनमें क्या होंगे, धनायन और ऋणायनों की संख्या कम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो ऋणायन रिक्ति के कारण जो है धातु अधिकता दोष, ऋणायन रिक्ति हो जाते हैं धातु अधिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष, यानी कि जो अंतराकाशी अवस्था में धातु आ गया उसके कारण भी क्या होगा, धातु अधिकता दोष होगा। धनायन रिक्ति के कारण धनायन रिक्त कर दो तो क्या हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष हो जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के तीन प्रकार के हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, जो बिंदु दोष है वो दो प्रकार के, एक स्टीरियोमेट्री का होता है और एक नॉन स्टीरियोमेट्री होता है। स्टीरियोमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जहां पर उनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोमेट्रिक दोष। जहां पर क्या होंगे, असमान होंगे, वो क्या कहलाएगा, नॉन स्टीरियोमेट्रिक, ठीक है ना। तो दो प्रकार के। और स्टीरियोमेट्री में कौन कौन से आते हैं, जिनमें समान होते हैं आयन की संख्या, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। और तीन प्रकार के दोष और हैं बेटा इसमें, एक मिनट है, ये देखो अब इसमें देख लीजिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें। देखो ये है धातु अपूर्णता दोष, ये हमने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं, वही जो मैंने बताया आपको वही है। अब देखो ये दो प्रकार के हैं, एक स्टीरियोमेट्रिक, देखो बिंदु दोष तीन प्रकार के दोष यहाँ पर हो गए, एक स्टीरियोमेट्रिक हो गया, ठीक है ना, नॉन स्टीरियोमेट्रिक हो गया, और तीसरा हमने अशुद्धता दोष हो गया, इसमें अशुद्धता दोष भी है, ठीक है ना। स्टीरियोमेट्री में क्या हो गया, देखो जिस बिंदु दोष है जिसमें क्या होंगे, स्टीरियोमेट्री में धन, इसको उस हिसाब से याद करना बेटा, है ना। मैंने बता दिया आपको कि इनमें क्या होगा, समान धनायन और ऋणायन समान होते हैं, ठीक है ना। अब देखो रिक्ति का दोष हो सकता है, जहां पर रिक्तियों का दोष हो सकता है, देखो जैसे किस प्रकार से आ सकता है, यदि हम रिक्ति का दोष को देखेंगे तो यहाँ स्टीरियोमेट्रिक में रिक्ति का दोष, जैसे यहाँ पर एक रिक्त हो गया, मान लीजिए यहाँ पर धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर थी। देखो एक धनायन था, एक ऋणायन था, एक धनायन था, एक ऋणायन था, है ना, ऋणायन, यहाँ धनायन, फिर क्या आएगा ऋणायन, फिर धनायन, फिर क्या आएगा ऋणायन, फिर धनायन। तो देखो एक ऋणायन और एक धनायन इसमें से गायब हुआ, है ना। जब कुछ जालकों में जालक स्थल रिक्त होते हैं तो तब हम क्या कहते हैं, उसको रिक्त का दोष कहा जाता है। और इनका घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, भाई इसमें से कोई कण चले गए आएंगे तो उसमें घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये किस प्रकार से हो सकता है, देखो पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे माना हम इस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ आयन क्या हो जाते हैं, अपने जालक स्थल से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो रिक्ति का दोष होता है वो गर्म करने से होता है, ठीक है ना, किसी पदार्थ को जब तुम गर्म करेंगे। अंतराकाशी दोष, जब अवयवी कण क्या होते हैं, ये अंतराकाशी अवस्था है इसकी, देखो इनके ठीक बीच में आ रखा है, आ रखा है कि नहीं आ रखा। तो इस प्रकार के जो दोष होंगे वो क्या कहलाएंगे, अंतराकाशी दोष कहलाएंगे, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, ये आयनिक नहीं होते, ध्यान रखना, जो अंतराकाशी कैसे होते हैं, नॉन आयनिक, इनमें आयन नहीं होते, ठीक है ना। और सदैव देखो विद्युत के उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या हो जाते हैं, देखो अंतराकाशी अवस्था में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के दोष हमारे ये हो गए, एक तो अंतराकाशी दोष हो गया और दूसरा क्या हुआ, रिक्ति का दोष। अब देखो फ्रेंकल दोष, देखो फ्रेंकल दोष क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको हम इंपॉर्टेंट इसलिए, ये देखो इंपॉर्टेंट मैंने कर दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटे, यह दोष जो है आयनिक ठोसों
द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा होता है? फ्रेंकल दोष, ध्यान रखना, आयनिक ठोस। दूसरा क्या होता है? लघुतर, जो इसमें छोटे आयन होंगे वो धनायन होंगे। छोटे आयन कैसे होंगे? धनायन। जो छोटे आयन होंगे धनायन होंगे और वास्तविक स्थान पर से विस्थापित होकर के कहां चले जाते हैं? अंतराकाशी। देखो जो इनका वास्तविक स्थान है वहां से हट करके कहां आ गए? अंतराकाशी अवस्था में। ठीक है ना? तो यहां पर क्या माना गया? एक तो जो हमारे पास क्या है? धनायन है, वो आकार क्या है उनका? कैसा आकार होगा बेटा इनका? कैसा आकार है इनका? छोटा। देखो धनायन का आकार क्या है? छोटा है और अपने वास्तविक स्थान से कहां विस्थापित होकर के चले जाते हैं? अंतराकाशी अवस्था में। देखो धनायन आकार छोटा है और अपने स्थान से, देखो इनका जो स्थान था यहाँ पर, ये देखो यहाँ से कोई गायब हुआ है और ये कहा चले गए? देखो अंतराकाशी अवस्था में चले गए। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो दोष होंगे वो फ्रैंकल दोष कहलाएंगे, है ना? और अंतराकाशी अवस्था में जब चले गए तो ये देखो ये क्या कहता है? देखो इसकी परिभाषा को और आगे देखेंगे। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। जहां से गया वहां रिक्तिका दोष हो जाएगा, जिस जगह पर गया वहां अंतराकाशी दोष हो जाएगा। और विस्थापन दोष को हम क्या कहते हैं? देखो फ्रैंकल दोष को हम क्या कहते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं। देखो विस्थापन के कारण हुआ, एक धनायन अपने स्थान से उठ करके कहा चले जाता है? अंतराकाशी अवस्था में। ठीक है ना? तो यह दोष क्या है? देखो इसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। जिनके आयनों का आकार में अधिक अंतर होता है वो दोष दिखा सकते हैं। सॉरी। जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, इनके द्वारा दिखाया जाता है ना? देखो Zn2 पॉजिटिव और Ag2 पॉजिटिव। ठीक है ना? आयन क्या होते हैं? लघु आयन के कारण होता है, इनके छोटे छोटे आकार के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ठीक है ना? और आगे देखो शॉर्टकी दोष, देखो इसमें क्या होगा? इस प्रकार के जो दोष होगा इनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसमें से देखो ये क्या है? आधारभूत रूप से आयनिक ठोस है, ये आयनिक है। वो कैसे था? फ्रैंकल दोष में कौन सा था? नॉन आयनिक। यहाँ पर कैसे? आयनिक ठोस है ना? ये देखो विद्युत उदासीन को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। जो देखो यह लुप्त हुए धनायन भी और ऋणायन की संख्या क्या होती है? बराबर होगी। ठीक है ना? यहाँ पर क्या कहता है कि सरल रिक्तिका दोष की भांति शॉर्टकी दोष में घनत्व घटता है। इसमें क्या हो रहा है? घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसमें घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। घनत्व क्या हो रहा है बेटा? इसमें कम हो रहा है। ठीक है ना? आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उदाहरण के लिए हमारे पास NaCl है, कमरे के ताप पर क्या होगा? लगभग 10⁶ शॉर्टकी युगल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? ये अलग अलग है और इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा। इसके एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, KCl है, CHCl है, AgBr है। AgBr दोनों के फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष को दोनों को दिखाता है। ठीक है ना? AgBr ये थोड़ा याद रखना हमें, कहां पर घनत्व कम हो रहा है, किस प्रकार से क्या क्या चीजें हो रही है। इसमें धनायन और ऋणायन क्या हो जाएंगे? अपने इस स्थल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना? उसमें क्या होता था? अपने स्थल से अंतराकाशी अवस्था में आ जाता है। भाई इतना अंतर है। ठीक है ना? अब देखो बेटा अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या होता है? जब हम किसी चीज को अशुद्धता मिला देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कहता है कि यदि अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl क्रिस्टल किया जाता है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है और यहाँ हमने क्या किया? स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है ना? देखो सोडियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम द्वारा घेर लिए जाते हैं और स्ट्रोंशियम क्या होते हैं? दो संयोजकता है। देखो स्ट्रोंशियम ये आ गया यहाँ पर, है ना? और इसकी संयोजकता कितनी होती है? दो होती है। दोष उत्पन्न हुआ। देखो इसने एक Cl से तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ दो स्ट्रोंशियम आ गए, दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो ये क्या करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? दोष उत्पन्न हो जाता है, अशुद्धता दोष, है ना? दो आयनों को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना? एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा रिक्त रह जाता है। दूसरा जो आयन होगा इसमें वो रिक्त रह जाता है और इसी के कारण क्या आ जाता है? उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धि आने से
एक नए प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। नॉन स्टिशियोमेट्रिक देखो, नॉन स्टिशियोमेट्रिक में देखेंगे तो नॉन स्टिशियोमेट्रिक में या अस्टिशियोमेट्रिक बोलते हैं इसको, है ना। देखो इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती नॉन स्टिशियोमेट्रिक, है ना। और इसमें यदि हम धनायन और ऋणायनों की संख्या जब समान नहीं होगी तो दो प्रकार के देखो, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष होता है। ठीक है ना, एक धातु की अधिकता होगी और धातु की न्यूनता होगी, ये दो प्रकार के दोष हो जाएंगे। देखो अब जैसे धातु अधिकता दोष है, ठीक है ना, इसमें कुछ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि धातुओं की संख्या अधिक हो जाना, है ना। धातु का अधिकता दोष का मतलब धातुओं की संख्या अधिक हो जाना। और कैसे होगी, जब हम इसमें से एक ऋणायन घटा देंगे, जैसे मानो इसको हटा देंगे तो क्या होगा, धातु अधिक हो जाएंगे, धातु माने प्लस चार्ज अधिक हो जाएंगे। देखो क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इस प्रकार के दोष को दर्शाते हैं। जब NaCl की क्रिस्टल को सोडियम भाप, मान लीजिए हमने NaCl का क्रिस्टल लिया, है ना, किसका लिया, NaCl का क्रिस्टल, और यहाँ पर लगाया सोडियम की भाप लगाई, सोडियम की भाप लगाई, तो सोडियम क्या करेगा, इसमें से क्लोरीन निकाल देगा बाहर। सोडियम क्या करेगा, एक क्लोरीन निकाल देगा। देखो NaCl को सोडियम भाप वाष्प में वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और Cl आयन क्या हो जाते हैं, ये देखो सोडियम यहाँ जमा हो जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है, देखो क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह पर विस्तृत हो जाते हैं, और जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ आ जाते हैं, यहाँ से सतह पर आ जाएंगे, और सतह पर आ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये रिक्त हो गया, ये जगह खाली हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो जब एक जगह खाली हो जाती है तो देखो ये क्या कहता है, परमाणु जुड़ जाते हैं और Na आयन Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, देखो इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर ये रिक्त हो जाएगा, और इस रिक्त के कारण देखो बेटा, निर्मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है विसित होकर के क्रिस्टल के आयनिक स्थान को क्या कर लेता है, ऋणायनिक स्थान को अधिष्ठित कर लेता है, यहाँ पर घेर लेता है। ठीक है ना, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, सोडियम की अधिक दोष हो जाता है, सोडियम क्या हो जाता है, अधिकतम होता है। ठीक है ना। और देखो बेटा इसमें एक और चीज है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायन रिक्तियों को F केंद्र कहा जाता है, और इसको रंग केंद्र भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये छोटे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। F केंद्र किसे कहते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट करो, F केंद्र किसे कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायन रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। रंग केंद्र भी क्या है, रंग केंद्र भी इसको कहा जाता है। रंग केंद्र इसके लिए कहा जाता है, इसका फॉर वेन जनरेटर कहा जाता है, इसके आधार पर F केंद्र भी इसको कहते हैं, और रंग केंद्र क्योंकि इसके देखो, अब देखो ये क्या करता है, ये NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है, पीले रंग का, एक पीले रंग का हो जाता है NaCl का क्रिस्टल। ठीक है ना। कहता है देखो यहाँ रंग जो है इलेक्ट्रॉन के पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण होता है ना, जो प्रकाश होगा उसके कारण होगा। तो वो अलग अलग कलर हैं, देखो जैसे लिथियम क्लोराइड का अलग कलर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का अलग कलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग कलर हो जाते हैं, तो इनको रंग केंद्र याद रखना है इसको, है ना, ये रंग का केंद्र वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, इसमें ये धातु अधिक्य दोष दूसरे प्रकार का है। ठीक है, ये इस टाइप से होगा, देखो ये कहता है कि अतिरिक्त जो धनायन है की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु तो अधिक्य दोष हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे कमरे के ताप पर हम जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड सफेद रंग का जो होगा, सफेद रंग गर्म करने पर इससे क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाती है और ये पीले रंग का हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड हमारे पास है, सफेद रंग का है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैसे हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। उसके कारण क्या है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इस प्रकार से भी इसमें क्या हो जाता है, देखो ऑक्सीजन क्या होगा, ये बन जाएगा आदिक्य में Zn2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, अंतराकाशीय स्थलों में इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अंतराकाशीय अवस्थाओं में आ जाते हैं। तो उस प्रकार का जो दोष होगा वो धातु अधिकता दोष होगा। ठीक है, अब धातु न्यूनता दोष क्या हुआ, जो कल मैं एक क्वेश्चन बता रहा था आप लोगों को, निकिल, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, निकिल 98 पॉइंट इस प्रकार था 98, और ऑक्सीजन 100। इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें ये कहता है कि धातु न्यूनता दोष है। कौन सा दोष होता है इसमें, जो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स होंगे वो धातु न्यूनता दोष। देखो ऐसे भी ठोस हैं
जिनकी स्टोइचियोमेट्रिक संगठन बनाना कठिन होता है, इनकी स्टोइचियोमेट्री बनाना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। इनमें स्टोइचियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु कम मात्रा में होती है। देखो धातु क्या है, कम मात्रा में है, ये देखो धातु कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में है ना। इस प्रकार के एक विशिष्ट उदाहरण है, देखो हमारे पास Fe2, ठीक है ना, क्या है Fe2। तो यहाँ पर देखो बेटा Fe में भी क्या है, इस टाइप एक निकल वाला नहीं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, Fe95 और ऑक्सीजन क्या होगा 1, देखो इस प्रकार से, है ना। इसके बारे में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। देखो ये अधिकतर इस प्रकार के संगठन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ वास्तव में Fe93, देखो अब ये 93 अलग वाला है, 95 वाला अलग है, और ये Fe 0.93, और यहाँ कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा 100, यानी कि 100, ठीक है ना। तो देखो ये रेंज है, देखो F93 से 96 के परास में हो सकता है, ठीक है ना। FeO के जो क्रिस्टल में जो है कुछ Fe आयन धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेशी क्षतिपूर्ति को Fe3 पॉजिटिव आयनों की आवश्यकता हो जाती है। इसमें क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव आयन लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो कौन सा दोष होगा, धातु न्यूनता दोष होगा, ठीक है ना। अभी इस पर क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, और आगे मुझे लग रहा था वो आप लोगों को नहीं आ पा रहा होगा उतना अच्छे ढंग से। देखो अब है विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण को देखेंगे बेटा, तो विद्युतीय गुण क्या होते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव जो होगा किस प्रकार से होगा। देखो ठोसों में विद्युत जो चालकता है इस प्रकार से होता है, देखो जिनमें ये क्या हो जाता है, इसका परास होता है 10⁻20 से लेकर के 10⁻7 तक लगभग होता है, इतनी कोटियों में फैला होता है ना। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 वर्ग हैं, एक है चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, ठीक है ना। तो चालक तो हो जाएंगे जिनमें 10⁻, चालकता का परास क्या होगा 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है, ठीक है ना। और चालकता की कोटि ये होगी 10⁻7, ये उत्तम प्रकार के चालक होंगे, ठीक है ना। और विद्युत रोधी कौन होंगे, जिनमें क्या होगा, वे ठोस जिनकी चालकता बहुत कम होती है, यानी कि 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक, है ना, इसके मध्य जिनकी परास होगा वो क्या कहलाएंगे, विद्युत रोधी। और अर्धचालक कौन होंगे, जिनके पास 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक, ये क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हमने इसको बांटा हुआ है, और ये होता है हमेशा किसके आधार पर, बैंड के आधार पर। देखो बेटा यदि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो होता है चालक बैंड और एक होता है पूरित बैंड, जिसको हम बोल सकते हैं पूरित बैंड। यहाँ पर यदि इनके बीच की दूरी, चालक बैंड और पूरित बैंड के बीच यदि दूरियां बहुत कम है ना, तो उनमें चालकता बहुत अधिक होगी, और वो होते हैं धातु, तो अच्छे चालक माने जाते हैं। कैसे हैं अच्छे चालक, इनके बीच के जो चालक बैंड है और पूरित बैंड है उनके बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे को ओवरलैप कर, ठीक है ना। लेकिन जो अचालक होंगे, जिन कुचालक जिनको हम बोलते हैं, तो उनके बीच जो, ये देखो ये जो पूरित बैंड है और ये रिक्त बैंड है जिसको हम चालन बैंड कह रहे हैं, इनके बीच के जो दूर है, ये दूरी है जिसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं, निश्चित क्षेत्र कहते हैं, वो बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाते, इसलिए इनकी चालकता शून्य होती है, बहुत कम होती है। ये अर्धचालक में क्या होता है, इनके बीच की दूरी कम होती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के चालक होते हैं उनके गैप के आधार पर, ठीक है ना। बाकी डिटेल आप लोग पढ़ लेना। देखो अब इसके बाद है बेटा ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां हैं और इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर हमारे पास एक और है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप हो गया और पी टाइप। 2 चीजें याद रखने आपको, एन टाइप अर्धचालक, 2 अशुद्धियां होती हैं, 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है, एक एन प्रकार की एन टाइप और एक पी प्रकार की। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, एन टाइप और पी टाइप, ये पूछा जाता है ना। तो एन टाइप की क्या होगी, जब हम देखो, जब हम क्या करेंगे, 15वें वर्ग के तत्वों को, जैसे फास्फोरस आर्सेनिक, जिसमें 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, को अपमिश्रित करते हैं, इसमें अपमिश्रित करेंगे तो ये एन टाइप बनाएगा, ठीक है ना। यदि हमने 14 समूह के तत्व, हमारे पास 14 समूह के तत्व कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके जो क्रिस्टल होंगे, इनमें जब हम 15 समूह के तत्व डालेंगे,
कौन से वाले 15 समूह के तत्व। 15 समूह के तत्व कौन से होते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित, है ना। इनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? इनकी 5 होती है और इनकी संयोजकता 4 होती है। तो जब हम इसमें से इसको डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये नाइट्रोजन फास्फोरस, ये आएगा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक। और जब हम क्या करेंगे? 14 समूह के तत्व, 13 समूह के तत्व डालेंगे, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वाला इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। बाकी डिटेल मैंने बता रखा है, तो केवल रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। जब 15 समूह के डालेंगे तो एन टाइप के अर्धचालक, और जब क्या करेंगे? कौन से वाले? 13 समूह के वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आएगा पी टाइप। 2 प्रकार के अर्धचालक है, ठीक है ना। ये एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का है। अब चुंबकीय गुण देखो बेटा, चुंबकीय गुण क्या है? कुछ चुंबकीय गुण मैंने आप लोगों को कल भी भेजे थे, है ना। तो उनमें आप लोगों को डेफिनेशन उसी फॉर्म में लिखनी है। चलो उसी उसी को निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जिसे मैंने कल भेजा था आप लोगों को, एक मिनट है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है बेटा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। देखो कल मैंने कोशिश की थी आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कि किस टाइप से हम दिखा सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या क्या रखा है इसमें, आप लोगों को करना क्या है इसमें, इसी में था क्या? नहीं, इसमें नहीं था, ये तो क्वेश्चन आंसर भेजे थे, इन क्वेश्चन आंसर को भेज दूंगा, है ना, शॉर्ट आंसर। देखो ये क्रिस्टल ठोस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, इनको पढ़ना, ये सॉल्व नहीं है बेटा, है ना। लेकिन मैंने यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखो जैसे हमारे पास अनुचुंबकीय ठोस किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन है बेटा। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, ये ध्यान रखिएगा, क्या करना है? डेफिनेशन को याद करना है। देखो ये डेफिनेशन याद करना, ठीक है ना। और इसमें यदि हो पाया तो ये पॉइंट्स याद कर लेना है। जैसे अनुचुंबकीय ठोस किसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुचुंबकीय ठोस क्या है उसको देखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुचुंबकीय ठोस क्या होंगे? ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होता है? आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाएंगे। और इसके एग्जाम ये क्या है? गुण है। तो पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, और डेफिनेशन याद होने के बाद तब आप गुण लिख सकते हो। प्रतिचुंबकीय क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने अलग कलर में लिखा हुआ और ये अलग कलर में, इनको आपको याद करना है। ये मैंने भेज दिया आप लोगों को, है ना। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? लोह चुंबकीय। यहाँ पर एक नया शब्द है, देखो, वह ठोस जो ठोस अवस्था में लोहा चुंबकीय पदार्थ में के धातु आयन छोटे खंडों में एक सूक्ष्म समूहित हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन पूछा जाएगा बेटा, डोमेन, है ना। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, फेरी चुंबकत्व तक, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है। बताने की जरूरत है क्या इनको?